गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज मैं आपको जम्मू रीजन के इस डोगरा क्षेत्र के गौरवमय इतिहास की आपको पहचान कराऊंगा। आर्ट एंड कल्चर किसी भी क्षेत्र के इतिहास में उसकी मुख्य भूमिका होती है। इस डोगरा क्षेत्र की पहचान बसोली चित्रकला के माध्यम से पूरे विश्व भर में प्रसिद्ध है। बसोली चित्रकला आज किसी पहचान की मोहताज नहीं है, कल भी नहीं थी। कुछ देर के लिए जरूर ये चित्रकला प्राय लोप हो गई थी, लुप्त प्राय हो गई थी। आप सब जो इस पहाड़ी क्षेत्र के दूर दराज के स्कूलों में पढ़ने वाले बच्चे हैं, शायद ही बसोली या बसोली चित्रकला के बारे में कुछ जानते होंगे। क्योंकि उधमपुर, जम्मू, सांबा, हीरानगर, कठुआ, बसोली, बनी, बिलावर, रामनगर, इन सब ज़िलों में कहाँ कहाँ दूर दराज पहाड़ों में और उन पहाड़ी स्कूलों में आप पढ़ रहे हैं। बसोली चित्रकला के बारे में कहाँ जानते होंगे। सच बताऊं तो जबकि मैं बसोली का रहने वाला हूँ, लेकिन अपने विद्यार्थी जीवन में मैं भी बसोली चित्रकला के बारे में कुछ खास नहीं जानता था। विद्यार्थी जीवन में हमारे स्कूल टीचर हमें अक्सर करके अपने गांव पर ऐसे लिखना सिखाते थे या लिखवाते थे। तो अक्सर करके यही लिखवाते थे कि मेरा गांव बसोली इन चीज़ों के लिए प्रसिद्ध था। बसोली का आयुर्वेद बहुत प्रसिद्ध था। बसोली की संगीत बहुत प्रसिद्ध था। बसोली की रामलीला बहुत पूरे भारत में प्रसिद्ध थी। बसोली का कपड़ा उद्योग, पश्मीना उद्योग पूरे भारत में प्रसिद्ध था। बसोली की चित्रकला पूरे विश्व में प्रसिद्ध थी। तो ऐसे हमारे अध्यापक अक्सर करके हमें लिखवाया करते थे, लेकिन हर चीज़ के साथ ये शब्द ही लगता था कि था।
इसमें भी प्रसिद्ध था, इसमें भी प्रसिद्ध था, इसमें भी प्रसिद्ध था। लेकिन हमें ये सुनकर हैरानी होती थी, हम पढ़ते सुनते तो थे कि बसोली की चित्रकला पूरे विश्व में प्रसिद्ध थी। रामलीला के दिनों में रात को नाटक भी खेले जाते थे। उन नाटकों में भी बसोली की चित्रकला पर आधारित कुछ नाटक दिखाए जाते थे, जिनको देखकर लगता था कि वाकई बसोली की चित्रकला बहुत ही उत्कृष्ट दर्जे की थी, कि उन चित्रों को देखकर देखने वाला ये कहने पर मजबूर हो जाता था कि ये चित्र बातें क्यों नहीं करते हैं। लेकिन वो चित्रकला तब तक बसोली में पनपी जब तक राजाओं का राज्य रहा, क्योंकि वहाँ के चित्रकार राजाओं के संरक्षण में काम करते थे। राजा बसोली के राजा बहुत ही कला प्रेमी थे, कलाकारों का बड़ा आदर करते थे। तो अक्सर करके कलाकार अपने चित्र राजाओं को दिखाने आते थे। लेकिन राज खानदान के ख़त्म होते ही वहाँ से वो चित्रकार भी पलायन कर गए दूसरे राज्यों में, और बसोली की चित्रकला लुप्त होने लगी, और लुप्त होते होते लुप्त ही हो गई थी। जबकि बाकी पहाड़ी क्षेत्रों में चित्रकला पनपती रही। बसोली चित्रकला को पहाड़ी चित्रकला इसलिए भी कहते हैं क्योंकि हिमालय के साथ साथ जितने भी पहाड़ी राज्य हैं या उस टाइम राजाओं के टाइम में थे, बसोली, जसरोटा, मानकोट, जम्मू, बसोली से आगे निकल जाएं, बिल्कुल बसोली के साथ रावी के दूसरी तरफ चंबा, उससे आगे कांगड़ा, गुलेर, तो ये सारे राज्य पहाड़ी राज्य थे। और पहाड़ी राज्यों में एक ही प्रकार की चित्रकला हुआ करती थी, लगभग एक ही स्टाइल था। हर स्कूल का थोड़ी बहुत भिन्नता, भौगोलिक भिन्नता के कारण, वेशभूषा की भिन्नता के कारण, खान पीन, रहन सहन, आवास निवास की भिन्नता के कारण वो चित्रों में भी भिन्नता देखने में आती थी। अब भी उस टाइम के जो चित्र बने हुए हैं तो वो थोड़ी बहुत भिन्नता देखने में आती है। लेकिन जितने भी पहाड़ी चित्र हैं, पहाड़ी राज्यों में उस टाइम के राजाओं महाराजाओं के टाइम के बने हुए चित्र लगभग एक जैसे ही हैं। लेकिन एक जैसे का मतलब एक ही प्रकार के
चाहे वो पेपर है, रॉ मटेरियल एक जैसा ही यूज़ होता था। हैंडमेड कलर यूज़ होते थे, हैंडमेड पेपर होते थे, हैंडमेड ब्रश होते थे। फ़र्क सिर्फ इतना होता था कि जिन राजाओं के लिए वो चित्र बनाते थे चित्रकार, उनकी अपनी रुचि क्या है, अपना इंटरेस्ट क्या है। तो बसोली के राजा बहुत ही धार्मिक प्रवृत्ति के थे। भगवान विष्णु को, भगवान राम को मानने वाले, या विष्णु के जितने भी अवतार हैं उनको मानने वाले, वैष्णविज्म को मानने वाले। इसलिए ज़्यादा चित्र भगवान विष्णु की, भगवान राम की, भगवान कृष्ण जी की लीलाओं पर ही आधारित हैं। कुछ राजाओं महाराजाओं के पोर्ट्रेट्स या उस टाइम के जो राज परिवार में जो इवेंट होते थे, उन इवेंट्स को भी चित्रित किया जाता था। कोई आखेट के चित्र हो गए, कभी युद्धों के चित्र हो गए, क्योंकि उन दिनों कोई कैमरे तो थे नहीं, हाथ से ही चित्र बनाए जाते थे। तो पहाड़ी राज्यों में बसोली सबसे संपन्न राज्य था। क्योंकि पंजाब के साथ, हिमाचल के साथ और जम्मू कश्मीर के साथ उसकी सीमाएं जुड़ती थी। 3 बड़े राज्यों की सीमाएं जुड़ती थी। तो इसलिए बिजनेस पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत संपन्न था। इसलिए वहाँ की चित्रकला राजाओं के समय में बहुत फली फूली, पनपी। और सबसे पुराने चित्र वहीं के मिलते हैं। आसपास के राज्यों के भी, जैसे जसरोटा भी जम्मू कश्मीर का ही, आजकल के जम्मू कश्मीर का ही तो हिस्सा है। जम्मू उन दिनों छोटा राज्य हुआ करता था, बसोली रियासत हुआ करती थी। बसोली का राजा, बसोली का राज्य बड़ा हुआ करता था। जम्मू तो महाराजा गुलाब सिंह के समय के बाद शक्तिशाली राज्य बना है, जबकि बसोली का इतिहास तो बहुत पुराना, 800 साल पुराना है। तो उस लुप्तप्राय बसोली चित्रकला को मैं जब छोटा ही था, स्कूल टाइम में, जैसे आपको बताया कि स्कूल में पढ़ते थे, नाटकों में देखते थे, तो बड़े होते होते ये संकल्प मन में घर कर गया कि इस चित्रकला को फिर से, इस लुप्तप्राय चित्रकला को फिर से जगाना है, फिर से रिवाइव करना है। कैसे करना है उस छोटेपन में तो पता नहीं था, लेकिन एक दृढ़ संकल्प था कि कुछ भी हो जाए,
ग्रेजुएशन करते करते मुझे ये पक्का संकल्प हो गया था। कठुआ कॉलेज से ग्रेजुएशन करने के बाद जब मैं लौटा तो भाग्य से बसोली में एक बसोली पेंटिंग ट्रेनिंग सेंटर खुल चुका था। अभी उसका एक ही सेशन हुआ था। दूसरे सेशन में मैंने भी वहाँ एडमिशन ले ली। 2 साल ट्रेनिंग करने के बाद फिर इस आर्ट को रिवाइव करने के लिए, फिर से उस मुकाम तक पहुंचाने के लिए कि जहां ये कभी इतिहास में था, किताबों तक जो सीमित रह गया था, दुनिया भर के म्यूज़ियमों तक सीमित रह गया था। दुनिया के बड़े बड़े देशों के बड़े बड़े म्यूज़ियम्स में बसोली की चित्रकला आज भी देखी जा सकती है। भारत के बड़े बड़े म्यूज़ियमों में, दिल्ली में नेशनल म्यूज़ियम में बसोली की चित्रकला देखी जा सकती है, लेकिन बसोली में देखने को नहीं आती थी। तो मैं ट्रेनिंग करने के बाद गांव छोड़ के इस आर्ट को फिर से जगाने के लिए जम्मू आ गया था। खैर, ये तो लंबी कहानी है कि घर से कैसे बगावत करके, कितना कुछ सहन करके घर से बेघर होकर जम्मू आया था और कैसे कैसे स्ट्रगल करके इस आर्ट को फिर से जहाँ तक पहुँचाया है। इस पर चर्चा फिर आपको बाद में सुनाते रहेंगे। आज आपको मैं यही बताने जा रहा हूँ कि बसोली चित्रकला के लिए कौन कौन सी बेसिक चीज़ें हमें चाहिए होती हैं। इसका पेपर कैसे बनाया जाता है। हैंडमेड पेपर बना भी सकते हैं हम, और आजकल बना बनाया भी मिल जाता है। इसको हाथ से ही बनाया जाता है। इसके कलर कैसे बनाए जाते हैं। कुछ बेसिक कलर हाथ से हम घर में बना सकते हैं। इसके ब्रश कैसे बनाए जाते हैं। ब्रश भी A to Z हाथ से ही बनाए जाते हैं। कैसे बनाए जाते हैं, कलर्स कैसे तैयार किए जाते हैं, कलर्स का बाइंडिंग मटेरियल क्या होता है, कैसे बनाया जाता है, वो स्टेप बाय स्टेप आपको बताते रहेंगे। अभी तक मैंने आपको एक वीडियो भेजी है। सभी स्कूल के बच्चों ने वो देखी होगी, प्रैक्टिस भी कर रहे होंगे। कुछ ने ड्रा करके मुझे सेंड भी किया है। लेकिन बेटा, मैं आपको बताऊं कि पेंसिल से भी हमें ड्रा करना आना चाहिए। लेकिन ये बसोली पेंटिंग के जो चित्र बनाए जाते हैं, उनके लिए जो बेसिक स्केचिंग होती है वो डायरेक्ट ब्रश के साथ की जाती है, हैंडमेड ब्रश के साथ, 000 नंबर के ब्रश के साथ। आपने 0 नंबर के ब्रश मार्केट में देखे होंगे, यूज़ भी करते होंगे। लेकिन ये जो ब्रश हम बनाते हैं गिलहरी के बालों के, ये 000 नंबर के होते हैं। सिंगल बाल का पॉइंट होता है। कैसे बनाए जाते हैं वो भी आपको बनाना सिखाएंगे। उन ब्रशेस से कैसे ड्रॉ किया जाता है
पेंटिंग में कौन कौन सी चीज़ों की हमें पहले से प्रैक्टिस होनी चाहिए अच्छी तरह से, क्योंकि इसमें गलती की कोई गुंजाइश नहीं है। पेंसिल से अगर आपको ड्रॉ करना है तो आप उसको गलती होने पर इरेज भी कर सकते हैं, बार बार इरेज करके फिर ड्रॉ कर सकते हैं। लेकिन बसोली चित्रकला में बार बार इरेज करने की भी गुंजाइश नहीं है, जबकि ड्राइंग ही डायरेक्ट कलर से करनी होती है, तो कलर को तो इरेज कर नहीं सकते। तो इसलिए ब्रश के साथ कैसे स्केचिंग की जाए, कैसे की जाती है, वो आज के वीडियो में मैं आपको बताऊंगा। फिगर ड्राइंग के साथ साथ बैकग्राउंड में फूल, पत्ते, पेड़ पौधे, पशु पक्षी, बिल्डिंग के अंदर की साज सज्जा, ये सब इसकी ड्राइंग की प्रैक्टिस अच्छी तरह से प्रैक्टिस डायरेक्ट ब्रश के साथ पहले कर लेनी होती है। वो आज मैं आपको बताऊंगा। आप ध्यान से देखिए और देखकर ड्रॉ करिएगा, और ड्रॉ कर के मुझे भी सेंड कीजिएगा, अपने क्लास टीचर्स को भी सेंड करिए। देखो बेटा, जैसे मैं आपको बता रहा था कि बसोली पेंटिंग में हर चीज़ ब्रश के साथ ड्रॉ की जाती है। आप जो पेंटिंग बनी हुई देख रहे हैं, ये हैंडमेड पेपर है। जैसा पीछे से है वैसा ही ये आगे से भी, दोनों साइड एक जैसा ही कलर होता है, लेकिन ये कलर करने के बाद ये इफ़ेक्ट आया है। आप देख रहे हैं इसमें पेड़ों का एक एक पत्ता साफ दिखाई दे रहा है, और हर पेड़ के अलग अलग पत्ते हैं। आप इसमें देख रहे हैं कि एक एक पत्ता जो है ये, इसकी कोई ड्राइंग नहीं की जा सकती है, ना ड्राइंग की जाती है। बैकग्राउंड में सिर्फ आउटलाइन पेड़ का एक डिज़ाइन बनाया जाता है, पेड़ का आकार आउटलाइन की जाती है, उसमें फिलिंग करने के बाद ऊपर पत्ते, फूल, सब कुछ ये डायरेक्ट ब्रश के साथ ही बनाए जाते हैं। नीचे ग्राउंड में जो घास पत्तियां हैं, ये सब, ये देखिए हर पेड़ में अलग अलग पत्ते हैं। बसोली पेंटिंग की यही विशेष पहचान है कि इसमें नेचर की भी कोई कॉपी नहीं की गई है। अपनी कल्पना से ही घर में बैठ के, अंदर बैठ के, वर्कशॉप में बैठ के ही कल्पना के आधार पर ही पेड़ बनाए जाते हैं। जैसे आप छोटे बच्चों को जब कहा जाता है कि आप कोई पिकनिक सीन बनाइए, तो पिकनिक सीन बनाते समय आप सेंटर में एक दरी बना देते हैं। दरी के चारों तरफ 4-5 बच्चे बिठाते हैं, तो वो चारों बच्चे ऐसा लगता है कि जैसे चारों तरफ लेटे हुए हैं। वो उनमें कोई पर्सपेक्टिव नहीं होता है, जैसा दिखना चाहिए वैसा नहीं दिखता है। अपनी कल्पना से जैसे जहाँ बना देते हैं आप, ऐसे ही आप जहाँ देख रहे हैं ये जंगल का सीन बनाया है, तो जैसे छोटे बच्चे चारों तरफ पेड़ बना देते हैं, ये जंगल है, और जंगल के बीच में श्री कृष्ण जी को ग्वालों के साथ गायें चराते हुए दिखाया गया है। और जैसे मैंने आपको कहा था
कि बसोली पेंटिंग के जितने भी थीम होते हैं वो सारे विष्णु पुराण पर आधारित होते हैं। तो विष्णु पुराण से ही ये कथा है, खांडव वन दाह। अग्निदेव ने जब खांडव वन को आग लगा दी थी तो उस टाइम सारे पशु पक्षी सब जब जलने लगे, सब घिर गए, तो श्री कृष्ण जी ने उस आग को पी लिया था। बुझाने के बजाय उस आग को पी लिया था। तो जहाँ आप देख रहे हैं कि आग को पीते हुए आग की लपटों को श्री कृष्ण जी पीते हुए दिखाए गए हैं। और सारे ग्वाल बाल जो है वो जंगल की आग और धुएं से पीड़ित आंखें बंद करके कोई बैठे हुए हैं, और सारी गायें जो है वो विचलित हो रही हैं। तो ये आर्टिस्ट की अपनी कल्पना है, लेकिन चित्र जो है उस टाइम के जो बने हुए बहुत ही उच्च क्वालिटी के हैं। तो इसमें फिगर की ड्राइंग भी डायरेक्ट ब्रश के साथ की जाती है। ये ब्रश होते हैं क्लैरी के बने हुए, बिल्कुल 000 पॉइंट का इनका पॉइंट होता है। ये ब्रश हैं जो फिलिंग के लिए अलग ब्रश होते हैं, वो भी हैंडमेड होते हैं। तो ये ब्रश बनाना भी आपको बताएंगे। अभी मैं आपको बताऊंगा कि ये पत्तियाँ वगैरह बैकग्राउंड कैसे स्टार्ट करते हैं। बैकग्राउंड की प्रैक्टिस पहले हमें किस किस चीज़ की प्रैक्टिस हमें पहले करनी चाहिए। तो पहले बैकग्राउंड में घास, पत्तियाँ, और ग्राउंड में जो लाइनिंग वगैरह की जाती है उसकी प्रैक्टिस पहले की जाती है। वो मैं अभी आपको बताऊंगा। देखो बेटा, आपको सबसे पहले जिस चीज़ की प्रैक्टिस करनी है कि डायरेक्ट ब्रश के साथ, ब्रश और कलर के साथ ये कलर तैयार किया हुआ है। कैसे तैयार करना है इसको ये बाद में आपको बताऊंगा। एक ही वीडियो में इतना सब कुछ नहीं बता सकते हैं। अगले वीडियो में बताऊंगा, स्पेशल सिर्फ कलर के लिए बताऊंगा कि ये काला कलर तैयार कैसे किया जाता है, फिर इसको इस शेप में कैसे लाया जाता है, इसका वाइंडिंग मटेरियल क्या होता है, उसको कैसे इसमें मिक्स किया जाता है, और इस यूजेबल शेप में ये कैसे बन जाता है, वो सारा नेक्स्ट वीडियो में बताऊंगा। लेकिन अभी ये बना हुआ कलर आपके सामने मैं आपको दिखा रहा हूँ कि बने हुए कलर से आपको प्रैक्टिस कैसे करनी है। प्रैक्टिस के लिए आप कोई भी कलर ले सकते हैं। पेंटिंग के लिए तो आपको यही करना है, लेकिन प्रैक्टिस के लिए आप पोस्टर कलर भी यूज़ कर सकते हैं, वाटर कलर भी यूज़ कर सकते हैं, वाटर कलर ट्यूब्स भी यूज़ कर सकते हैं। ऑयल कलर नहीं, या ऑयल पेस्टल या वो कुछ नहीं, वाटर कलर होना चाहिए, वाटर बेस्ड होना चाहिए। तो ब्लैक कलर आप कोई भी यूज़ कर सकते हैं प्रैक्टिस के लिए। तो आपका फर्स्ट लेसन जो है, शुरुआत जिस चीज़ से करनी है वो है ये लाइनिंग से। आप ध्यान से देखिए, ये मेरा हाथ कैसे मूव कर रहा है, कितना मूव कर रहा है। पूरा हाथ ऐसे नहीं मूव कर रहा है, हाथ नीचे रखा हुआ है, उंगलियां मूव कर रही हैं। और लाइनें जो लग रही हैं उसमें ना तो स्टार्टिंग पॉइंट है ना एंड में कोई पॉइंट है। आप कहेंगे कि ऐसी कौन सी लाइन होती है जिसका ना स्टार्टिंग पॉइंट होता है ना एंडिंग पॉइंट होता है। लाइन तो उसी को कहते हैं जो दो पॉइंट्स को जोड़ती है, दोनों साइड उसके पॉइंट होते ही हैं। तो पॉइंट नहीं होने का मतलब है कि वे पॉइंट जैसा दिखे ना। आप ये देखो, सेकंड स्टेप ले रहे हैं, लेकिन अगर कोई पॉइंट होता तो पॉइंट से पॉइंट जुड़ा हुआ दिखता, ऐसा लगे कि
जैसे एक ही स्ट्रोक में ये इतनी लंबी लाइन लगाई है। आपको मान लो ये पूरा पेज भी इस प्रकार की लाइनों से भरना हो तो बिल्कुल ऐसे वर्टिकल लाइंस लेनी है, ऊपर से नीचे को। कलर देखो कैसे ले रहे हैं, थोड़ा कलर लिया और फिर ये देखो थर्ड स्टेप भी ले रहे हैं, लेकिन बीच में कोई ऐसा पॉइंट नहीं दिख रहा है कि ये कहाँ से जुड़ी हुई है, कहाँ से कहाँ तक फर्स्ट पॉइंट है, कहाँ से कहाँ तक सेकंड पॉइंट है, कहाँ से कहाँ तक थर्ड पॉइंट है। तो ऐसे ये अब आप कहेंगे कि इसकी टेक्निक क्या है। देखने में तो आसान लग रही है आपको कि भाई हाथ उंगलियां मूव हो रही हैं और लाइनें बनती जा रही हैं, कलर बना हुआ है, लेकिन आप जब करेंगे तो शुरुआती टाइम में आपसे भूल हो सकती है, लेकिन धीरे धीरे आप हो सकता है मेरे से भी अच्छा, मेरे से भी बारीक काम करने लगे। अब लाइनिंग के लिए टेक्निक क्या है कि मान लो आपको जहाँ से लेकर यहाँ तक लाइन खींचनी है, आपका ब्रश जहाँ से लेकर जहाँ तक मूव होना चाहिए, यानी कि जहाँ से लेकर जहाँ तक हवा में यहाँ पर लग जाना चाहिए और इस पॉइंट पर उठ जाना चाहिए और फिर हवा में मूव कर जाना चाहिए। हवा से ही लेना है स्ट्रोक, ब्रश अपने आप नीचे लग जाए और फिर अपने आप ऊपर उठ जाए। ऐसे हवा से खींचते हुए, अगर आप खींचते हुए हवा से खींचते हुए नहीं लगाएंगे, डायरेक्ट पहले पॉइंट लेंगे, ब्रश को नीचे टिकाएंगे और फिर जहाँ से उठाना है वहाँ से उठाएंगे तो दोनों तरफ पॉइंट दिखेंगे, अच्छा खासा पॉइंट दिखेगा। क्योंकि जैसे ही आप ब्रश को नीचे लगाएंगे तो हल्का सा धक्का आगे को लगेगा, आगे को धक्का लगने से वहाँ पॉइंट बन जाता है या ऐसे मोटा सा निशान बन जाएगा। पीछे से लाइन पतली आएगी लेकिन स्टार्ट में मोटा। लेकिन आपको ब्रश को हवा से ही खींचते हुए लेना है और अपने आप नीचे लग जाए और फिर अपने आप उठ जाए और हवा में चला जाए। हवा से ही लाइन लेनी है और हवा में ही एंड करना है, हवा से स्टार्ट और हवा से ही एंड। बीच में पेज पर ब्रश कब लगता है और कैसे कब उठ जाता है उसका ध्यान नहीं रखना है, अपने आप नीचे लग जाएगा। ये देखिए, आप किसी भी डायरेक्शन को फिर ले जा सकते हैं इसको, लेफ़्ट साइड, राइट साइड, ऊपर नीचे। अगर लाइन के ऊपर लाइन भी आती जाएगी, लेकिन अगर बिल्कुल पैरेलल लाइन है तो कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, लाइन ओवरलैप नहीं होनी चाहिए। तो ये रहा आपका ये फर्स्ट लेसन। इसी लाइन में अगर आपको परफेक्शन प्राप्त हो गई, इसी लाइन से बाकी सारी चीज़ें निकलेंगी, पत्तियाँ भी इसी से निकलेंगी, हाथ, पाँव, आँख, नाक, कान, फिगर के जो फीचर हैं वो सब इस लाइन से ही स्टार्ट होंगे। लाइन बिंदु से स्टार्ट होती है, बिंदु से लाइन बनती है और लाइन से बाकी सारी चीज़ें बनती हैं। तो आपको पहली लाइन लगाना आनी चाहिए, और लाइन लगाने के लिए मैंने कहा कि स्टार्ट बिंदु का खास ध्यान रखना पड़ेगा कि बिंदु बढ़े ना, स्टार्ट ठीक हो। तो ये है गया आपका फर्स्ट लेसन। इसी से फिर वो पत्ती बनेगी। नेक्स्ट पत्ती आपने पेंटिंग में देखी, जैसे ये इसी लाइन से लाइन लेंगे आप और वैसे हवा से खींचते हुए लगाएंगे, थोड़ा दबा के साइड देंगे तो ये पत्ती बन जाएगी। ये देखो, ये देखिए, ब्रश को खींचते हुए जैसे जैसे नीचे आते जाएंगे पत्ती छोटी होती जाएगी दोनों साइड।
लगाना है, दबाना है और थोड़ा सा साइड दे देनी है। ब्रश को हवा से ही खींचते हुए नीचे लगाना है, ज़रा सा दबाना है और फिर साइड को डायरेक्शन दे देनी है, लेफ़्ट साइड या राइट साइड। फिर से देख सकते हैं, सेंटर लाइन लगाई, फिर ब्रश को हवा से खींचते हुए लगाया, दबाया और साइड, लगाया, दबाया और साइड, लगाया, दबाया और साइड। अब ये पत्ती जो है आपकी, इसकी शेप जो है वो ऐसे है, ऐसे करके गोलाई में। लेकिन आप बनाएंगे तो पहले पेंसिल से आउटलाइन लगाएंगे, फिर बीच में फिलिंग करेंगे। लेकिन इस ब्रश से आप डायरेक्ट ब्रश नीचे लगाया, दबाया और साइड दी, शेप बन गई। ठीक है, इसी से दूसरी शेप की पत्ती, ये ऐसे, इसकी शेप ऐसे है, ऐसे करके। लेकिन आप डायरेक्ट ब्रश को लगाया, दबाया और ऐसे छोड़ दिया। ये इसी से फिर तीसरे प्रकार की पत्ती भी ऐसे। आपने पेंटिंग में देखी वो पत्ती, जैसे ये पत्ती है, ये वाली पत्ती अभी जो बना रहा हूँ। और भी बहुत सारी पेंटिंग्स में ये सारी, ये तो कुछ 4-5-7 किस्म के पेड़ बने हैं, तो कई किस्म की पत्तियाँ आपको बनानी पड़ सकती हैं, हर प्रकार की। जैसे मान लो इस पेंटिंग में अलग प्रकार की पत्तियाँ होंगी, ये पत्ती अलग प्रकार की है, वो भी बनाना सीखनी होगी। ये अलग प्रकार की है, ये अलग प्रकार की है, ये अलग प्रकार की है। नीचे घास पौधे अलग अलग प्रकार के। डायरेक्ट फिगर पर नहीं आ सकते, पहले बैकग्राउंड आपको आनी चाहिए। बैकग्राउंड में जो छोटी छोटी चीज़ें हैं, ये छोटी छोटी पत्तियाँ, जो पहली पत्ती मैंने आपको दिखाई वो ये है, ये बनी हुई। तो ये टेक्निक का आपको पता होना चाहिए, फिर वो प्रैक्टिस पर है। जितनी प्रैक्टिस करते जाएंगे, अब मैं इस पर बार बार पत्तियाँ अलग बढ़ाता चला जाऊँगा, वीडियो लंबा हो जाएगा, इतना ही रखते हैं। फिर से देख लीजिए इस पत्ती के लिए, ये देखिए, हर संडे को मैं आपको नया वीडियो बना के भेजता हूँ। सारे इस डोगरा क्षेत्र के सभी स्कूलों के बच्चे, आप सब इस पर प्रैक्टिस कर रहे हैं। उधमपुर के दूर दराज के सभी लोकल बड़े बड़े स्कूल भी, छोटे स्कूल भी, गढ़ी, रैम्बल, चक, रामनगर के सभी स्कूल, बसोली के, बणी के, बिलावर, पड्डू, जबकि ये सारा हम सब डोगराज हैं, और डोगरा कल्चर को बचाना या इसको रिवाइव करना या इसको ज़िंदा रखना, ये हमारा सिर्फ कर्तव्य ही नहीं बल्कि धर्म है। इसलिए हमें इस बसोली आर्ट को सीखना है, करना है, जितना भी हो सके। पढ़ाई के साथ साथ आप ये काम भी करते चलेंगे तो वैसे भी बहुत सारी बुराइयों से बचे रहेंगे। फालतू टीवी और नेट पर इधर उधर फालतू चीज़ें देखने के बजाय आप ये काम करने लगेंगे तो रिफ़्रेश भी होंगे और अपनी विरासत को बचाने में भी आपका योगदान होगा। थैंक यू। अगले वीडियो में फिर इसके आगे की बातें आपको बताऊंगा। धन्यवाद।